Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट ई वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड है. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया है विच इज़ अबाउट द ड्राफ्ट ई वेस्ट रूल्स. इंडिया के अंदर ई वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए एक प्रपोजल आया है, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ रूल्स हैं. नाउ इससे इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है वो इससे कहीं ना कहीं अपसेट होगा एंड ऑल्सो it threatens the livelihood of thousands of people. तो सबसे पहले इस आर्टिकल को हम ब्रेक डाउन करेंगे. हमें पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड व्हाई इज़ द नीड टू मैनेज इट, व्हाई डू वी नीड रूल्स टू मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये हम सबसे पहले समझेंगे. एंड देन विल सी कि रेगुलेशंस क्या क्या हैं हमारे पास और जो करंट ड्राफ्ट हमारे पास आया है इसमें कौन कौन सी न्यू प्रपोजल्स रखे गए हैं. This article is important both from your prelims point of view as well as from your mains point of view. Mains point of view से electronic waste की management काफ़ी important है. So let's begin with today's video. सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है that what do we understand by electronic waste? जब हम e-waste management की बात करते हैं तो what is e-waste? What is electronic waste? We use the electronic waste term to describe old, end of life and discarded electronic appliances. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो कि पुराने हो चुके हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया है, all such electronic appliances they constitute electronic waste. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम 21 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, बट ये 21 कैटेगराइज फर्दर टू ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हम इनको क्लासीफाई करते हैं. एंड दीज टू ब्रॉड कैटेगरीज आर नंबर 1 IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एंड द सेकेंड वन इज कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो वैसे ई वेस्ट को हम 21 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, इतनी तरह का हमारे पास ई वेस्ट है, लेकिन इसे हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट इज़ अबाउट द IT एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जिसमें आपका फ़ोन्स, लैपटॉप्स ये सब आ जाएंगे. एंड देन कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कहीं पे कोई बल्ब गिरा हुआ है, कहीं पे कोई फ़ैन है, कहीं पे कोई स्विच है. तो ऐसे हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आ जाती है ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, E-waste is the fastest growing stream of waste. दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई-वेस्ट. इसे लेकर CPCB ने 2019 एंड 2020 में ये कहा था कि अमूमन 1 मिलियन टन ई-वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से कि सिर्फ 22% ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जिसे प्रॉपरली एक चेन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, फिर डिसमेंटल किया जाता है और रिसाइकल किया जाता है. 2019-20 में CPCB का ये एस्टिमेट है कि 1 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट इज जनरेटेड, आउट ऑफ विच ओनली 22% इज कलेक्टेड एंड देन डिसमेंटल्ड एंड रिसाइकल्ड. इसे लेकर हमारे पास ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट भी यहाँ पे आ जाती है. The Global E-Waste Monitor report says that nearly 3 tons of electronic waste was generated in India, which is almost 3 times what CPCB estimated. CPCB के estimates के accordingly 1 million ton है, लेकिन according to the Global E-Waste Monitor जो waste generate हुआ है that is nearly 3 million tons. तो यहाँ से आप देख सकते हैं it's the fastest growing stream of waste एंड हम कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ 22% जो है वो प्रॉपरली एक चेन में कलेक्ट हो रहा है और दिन आगे चलकर रिसाइकल हो रहा है. इसी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ड्राफ्ट ई वेस्ट रूल्स आए हैं, राइट. नाउ इसके बाद
हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं तो हाउ दे आर मैनेज्ड, एंड फॉर दैट वी हैव ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. वी हैव ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉर दैट. गवर्नमेंट ने सबसे पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट लॉ जो पास किया था दैट वाज डन इन 2011. 2011 में the first law which was based on the e-waste management that was passed by the government. And ये हमारा e-waste management किसके ऊपर based था? This was based on EPR. What is EPR? Extended Producer Responsibility. Now as the term suggests, extended producer responsibility. So it basically puts the onus on the producer for the management of the final stages of the life of its product. कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब उनका प्रोडक्ट फाइनल स्टेजेस में पहुंच जाता है, एंड ऑफ लाइफ वाली स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसे किस तरह मैनेज करना है ऐसे तरीके से कि ये मैनेजमेंट एक इको फ्रेंडली वे के थ्रू की जाए. एंड फॉर दैट एज वेल एक तो सबसे पहले प्रोड्यूसर के ऊपर ओनर्स शिफ्ट कर दिया गया विच इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अलॉन्ग विद दैट कुछ नॉर्म्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ बैठकर भी सेट किए गए. लेकिन जब 2011 में ई वेस्ट मैनेजमेंट आता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस टाइम पे कलेक्शन टारगेट्स जो थे वो सेट नहीं किए गए थे. सो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ई वेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले 2011 में रूल्स आते हैं विच वर बेस्ड ऑन EPR विच इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें कोई भी कलेक्शन टारगेट्स प्रेजेंट नहीं थे. फिर हमारे पास ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आते हैं ऑफ 2016. जो एग्जिस्टिंग रूल था हमारे पास 2011 का जो एग्जिस्टिंग रूल था इसको फर्दर स्ट्रेंथन अप किया गया एंड न्यू रूल्स आते हैं इन 2016 जिसे हम कहते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. एक तो यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है EPR, दिस इज़ द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस टू इंश्योर कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स उनकी एंड ऑफ लाइफ में किस तरीके से वो कलेक्ट किए जाएं और फिर रिसाइकल किए जाएं. फॉर दैट द ओनस इज़ ऑन द प्रोड्यूसर. दिस इज़ द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस विच इज़ फॉलोड. तो 2016 में जब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आते हैं तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर स्ट्रेंथन अप किया जाता है. एंड टू स्ट्रेंथन दैट एक न्यू अरेंजमेंट आता है विच इज़ PRO, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन. तो EPR को स्ट्रेंथन अप किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज PRO? व्हाट इज प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन? PRO is basically an authorized or financed collectively or individually by producers. They will share the responsibility for the collection and channelization of the e-waste which is generated from the end of life products. कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है इनको ऑथराइज किया जाएगा. दे विल बी फाइनेंस्ड कलेक्टिवली हों चाहे इंडिविजुअली हों, दे विल बी फाइनेंस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. एंड नाउ द प्रोड्यूसर कैन शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट, चैनलाइजिंग द ई वेस्ट थ्रू द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस. एंड PRO विल इंश्योर कि जो ई वेस्ट हैं इनकी इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट हो पाए. सो चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखेंगे, बहुत इजी है. 2011 में EPR आता है, 2016 में EPR को स्ट्रेंथन अप करने के लिए PRO आता है विच इज़ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन. एंड द मैन्युफैक्चरर्स दे वर मैंडेटेड दैट दे विल टेक बैक देयर सोल्ड प्रोडक्ट्स विद द रिकमेंडेड मैकेनिज्म्स. राइट. सो ये हमारे पास अभी तक रेगुलेशन चल रही थी. नाउ मूविंग अहेड वी शुड नो कि करंटली हमारे पास जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं इनमें क्या सजेस्ट किया गया है. जो न्यू ड्राफ्ट रूल्स सेंटर प्रपोज कर रहा है, जो न्यू फ्रेमवर्क सेंटर प्रपोज कर रहा है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, EPR सर्टिफिकेट्स. नाउ ये जो न्यू ड्राफ्ट रूल्स हैं हमारे पास, दे बेसिकली एम कि
हम ऐसे जो प्रोड्यूसर्स हैं हु आर रिसाइकलिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वी शुड इंसेंटिवाइज देम. So to intensivize, the registered electronic waste recyclers, this EPR certificate is introduced. कि जो प्रोड्यूसर्स रिसाइकलिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, उनको हम आगे से इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको हम EPR सर्टिफिकेट देंगे. दिस वाज समथिंग विच वाज नॉट पार्ट ऑफ 2016. ये अभी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस में आया है कि EPR सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे टू इंसेंटिवाइज द प्रोड्यूसर्स हु आर रिसाइकलिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. नाउ इसके लिए करना क्या होगा? जो रिसाइकलर्स हैं, व्हेन दे हैव प्रोसेस्ड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दे विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट विच विल वेरीफाई दिस नंबर कि कितना इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो प्रोसेस किया है. एंड दिस EPR सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. एंड अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास रिसाइकलर्स हैं, उन्होंने रिसाइकलिंग की, उनको ये सर्टिफिकेट्स मिल गए. अब जो इलेक्ट्रॉनिक गुड कंपनीज़ हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास टारगेट क्या है कि उनको क्या करना है? रिसाइकलिंग करनी है. सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन बाय दीज सर्टिफिकेट्स फ्रॉम सच रिसाइकलर्स. प्रोड्यूसर खुद ना करके अगर रिसाइकलर्स से ये एक्सटेंडेड जो आपका प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बाय कर सकता है और अपने जो भी एनुअल टारगेट्स उनको मिले हैं उसे मीट कर सकता है. अब इससे क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1, एक तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग हो रही है. जो रिसाइकलर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रिसाइकलिंग करेंगे ताकि उनको क्या मिल सके? उतनी ही क्वांटिटी का EPR सर्टिफिकेट मिल सके. ठीक है. अब रिसाइकलर का फ़ायदा क्या है? अब जो प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनीज़ हैं, वो इन रिसाइकलर्स के पास आएंगी कि भाई हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर तो EPR लगा हुआ है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी हुई है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करना, हमारा टारगेट है. तो आपने जितना रिसाइकिल किया है, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, ये सर्टिफिकेट आप हमको दे दीजिए एंड इन रिटर्न दे विल पे सच रिसाइकलर्स. सो इन शॉर्ट, electronic goods companies, they can buy these certificates even online. They can buy these certificates from CPCB. इसमें CPCB यहाँ पे mediator आ जाएगा and by this they can meet their annual targets. This certificate will certify कि कितना quantity का e-waste collect किया गया, कितना recycle किया गया by a particular company or an organization. Now suppose there is a company, there is an organization who is recycling the electronic waste. जो उनकी सरप्लस क्वांटिटी है वो दूसरी कंपनी को सेल कर सकती है एंड द अदर कंपनी कैन मीट द ऑब्लिगेशंस बाय बाइंग दिस EPR सर्टिफिकेट. ऑल्सो रिसाइकलर्स कैन ऑल्सो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द कंपनी कि वो कितना क्वांटिटी का वेस्ट रिसाइकल कर रहे हैं और वो सर्टिफिकेट उनको सेल कर सकते हैं. सो एक नई चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, जो ड्राफ्ट रूल्स में इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स. राइट. इसके बाद जो सेकंड हमारे पास बड़ा यहाँ पे जो प्रोविज़न आता है, दैट इज़ टू सेट अप अ ई-वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज़. हमें ई-वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज़ सेटअप करनी होंगी ताकि जो ई-वेस्ट की कलेक्शन है, जो रिसाइकलिंग है, ये फैसिलिटेट हो सके. एंड फॉर दैट वी नीड टू असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बल्क कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फॉर सेफ डिस्पोजल. जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज़ होंगी, ओनली देन वी कैन सी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो सेफली डिस्पोज ऑफ हो पाएगा और ऐसी एक्सचेंज फैसिलिटीज़ से आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं और आगे चल के आप इसे रिसाइकल भी कर सकते हैं. एंड फॉर दिस इट हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एक इंडस्ट्रियल स्पेस को एयरमार्क करें फॉर ई-वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़. तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर इसकी जिम्मेवारी दी गई है. एक तो इंडस्ट्रियल स्पेसेस सेटअप की करें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की डिसमेंटलिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए. ऑल्सो जो इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मैनेजमेंट को लेकर, उसे बढ़ाएं, उसे अंडरटेक करें. एंड अलॉन्ग विद दैट दे नीड टू फोकस ऑन दी मेजर्स दैट आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स. सो
This is also very important. All those workers who are engaged in dismantling of the electronic waste, recycling of the electronic waste, their health and safety also matters, and for that state government has been entrusted with it. तो यहाँ पे state governments का role भी काफ़ी important आ जाता है. So first one was the EPR certificate, second one is the e-waste exchange facility, जिसमें state governments का role काफ़ी important है. ना जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टर्म यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स लैपटॉप, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा, रिकॉर्डर्स, म्यूज़िक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, मेडिकल इक्विपमेंट. All such kind of electronic goods are specified in this notification. And अभी तक जो हम बोल रहे थे कि कोई टारगेट नहीं था, 2011 में रूल्स में कोई टारगेट नहीं था, 2016 में कोई टारगेट नहीं था. अब जो हमारे पास ड्राफ्ट रूल्स आए हैं, दीज आर टारगेट ओरिएंटेड. टारगेट कुछ इस तरह है कि जो हमारे कंज्यूमर गुड कंपनीज हैं एंड दोज हु आर मेकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, they have to ensure that at least 60% of their electronic waste is collected and recycled by 2023. 2023 तक 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट होना चाहिए और रिसाइकल होना चाहिए. दिस इज द टारगेट एंड दिस टारगेट विल इंक्रीज. इन 2024 दिस टारगेट विल गो टू 70%. इन 2025 it will be raised to 80%. So these draft regulations, these are target oriented. 60% by 2023, 70% by 2024 and 80% by 2025. But then there is one challenge to this. When we actually talk about that, the actual quantity of electronic waste that has been recycled, to verify the quantity, it is next to impossible. Because data like how many electronic goods were sold in a particular year, how much e-waste was generated, how much is recycled, this is not available in public domain. So this is one of the challenge that you cannot verify. It is almost impossible to verify the actual amount of e-waste that was recycled. That is big challenge that is need to be addressed. Apart from this, when we talk about the challenges which are related to electronic waste, the impact of electronic waste, so they are endless. सबसे पहले तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करते हैं, which are past their productive life, the old part, they usually handled by India's informal sector. So when it comes about handling the electronic waste, here comes India's informal sector in news. And the spent goods, the dismantled goods, the viable parts, they are refurbished. And the rest of them, they make their way into the chemical dismantling units. सिर्फ जो viable parts होते हैं, उनको refurbish किया जाता है, बाकी सबको chemical dismantling units में डाल दिया जाता है. And all of this is happening informally. Informal sector is handling this. So therefore, there are many units that run on unregulated sweatshops, and they employ child labor, and they use very hazardous extraction techniques, and child labor is engaged in that. Apart from this, it has very devastating impacts on environment as well. It includes groundwater pollution. Electronic waste can lead to acidification of soil. It can contaminate the groundwater. It can contaminate the air, because when you are burning and when you are burning the other remnants, it can lead to the contamination of groundwater, air pollution. So unless we have effective implementation of these rules in our country, the country will end up having these informal processing hubs. And in this informal processing hubs, the soil will be polluted, water will be polluted, air will be polluted, and this will be beyond repairable level, because there won't be any regulations over here. So informal sector handling the electronic waste is one big thing here.
Now when it will pollute our environment, it will affect our health. इससे काफ़ी सीरियस इलनेसेस हो सकती हैं. इट कैन लीड टू लंग कैंसर, इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इससे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन डैमेज एंड सो मेनी थिंग्स. एंड ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जब इसे डिसमेंटल किया जाता है, बर्न किया जाता है, हजार्डस टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, it can lead to inhalation of these toxic fumes, and this can increase our exposure to the heavy metals. And lastly, the recycling potential of India is poor, because as we just said, more than 90% of our electronic waste is handled by the informal sector, the unorganized sector. And the con over here is that they use non-scientific and dangerous methods to extract the resources of e-waste. So the handling is big issue. And this poses very severe threat to human, including children's life as well. So these are some of the issues, these are some of the impacts of electronic waste. Apart from this, if we try to reason it that why we have such a high e-waste generation in India or anywhere in the world, आजकल हम ये देख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रीम है in terms of waste. Why is it happening? Why we are seeing high e-waste generation? On one side we have high e-waste generation, on the other side we have less recycling. And when we try to reason it out, the first reason that comes over here is the higher consumption rate of electronics. All over the world, the consumption of electronics has increased, and if we talk about specifically about India, India is among world's largest consumers of mobile phone. We have somewhat around 54 to 113 million mobile phones here, which weigh around 10 to 20 tons, and they are basically lying in our drawers and other storage spaces. हम अगर अपने अपने घर में ही देखें तो हमारे ड्रॉर्स में, हमारे स्टोरेज स्पेसेस में पुराने मोबाइल फ़ोन, पुराने लैपटॉप पड़े रहते हैं. So first of all, our consumption rate is high, and it is also seen that the previous electronic gadgets, they become obsolete, क्योंकि जो न्यू अपग्रेड्स आते हैं, जो न्यू मॉडल्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं, न्यू अपग्रेड्स आ रहे हैं, न्यू मॉडल्स आते जा रहे हैं, तो जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो ऑब्सोलीट होते जाते हैं. तो अल्टीमेटली जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है. एंड ऑल्सो देयर आर मेनी मैन्युफैक्चरर्स हु डोंट अलाउ रिपेयर एंड रीयूज़ फैसिलिटीज़, जहाँ पे रिपेयर एंड रीयूज़ फैसिलिटीज़ नहीं है. For this, we have USA's Environmental Protection Agency. They estimated that there's 151 million mobile phones every year which are trashed, and they end up into the landfill because they are not, they are not repaired. So there is limited repairing. There's one role which is played by consumers as well. See, most of the consumers are still unaware that how we are supposed to dispose the electronic waste, and mostly we end up selling our electronic waste to the informal sector, and therefore informal sector is the one who's handling our electronic waste. So what has to be done? See, the first step is to have effective awareness. To generate effective awareness, this is the right step for all the stakeholders who are involved. As per 2016 rules, even manufacturers have been mandated that they need to create awareness in the country regarding how to, manage the electronic waste. And whatever rules we have, we need to strictly implement these rules. We need to train the workers. We need to provide the skill set which is needed. We need to provide affordable technology to the informal sector, because see, informal sector is the one who is handling the electronic waste, and if we provide them proper technology, we provide them the skill set, it would be a game changer in terms of e-waste management. So if we upgrade our informal sector so that they can accept the environmental acceptable operations which are presently not there, which is not part of the rule right now, but with the upgradation of informal sector,
we can change the game of e-waste regulation. So this was something that you should know about the e-waste. इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो अपने स्तर पे काफ़ी ई वेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. सो स्वच्छ डिजिटल भारत एक प्रोग्राम ऐसा था. तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है ताकि हर एक सिटीज़न को पता हो कि करना क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, व्हाट इज़ द इशू, व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ इट. तो इसे लेकर जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो हमारे पास प्रपोज किए गए हैं बाय द सेंटर. Moving ahead, our next article is important again from pre as well as from mains point of view. Mains point of view से relevance काफ़ी ज़्यादा important है. GS paper 2 से आप इसे relate कर सकते हैं. It is about uniform civil code. तो recently हमारी जो parliamentary panel है उन्होंने गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसे रिव्यू किया है. And they have highlighted some of the outdated provisions of Goa's uniform civil code. देखो ये न्यूज़ थी कि गोवा के सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को पार्लियामेंट्री पैनल ने रिवाइज किया है, रिव्यू किया है. कौन कौन से आउटडेटेड प्रोविजंस हैं उनको वहाँ पे हाईलाइट कर दिया. अब यहाँ से सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये आती है गोवा का सिविल कोड. यस, गोवा के जितने भी रेजिडेंट्स हैं देयर इज़ अ सेट ऑफ सिविल लॉ जो कि जिसके थ्रू सबको गवर्न किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एथनिसिटी. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूनिफॉर्म सिविल कोड. When you have same set of civil laws which is governing all the citizens irrespective of their religion, irrespective of their ethnicity. And therefore in India, Goa is only state that has uniform civil code regardless of any religion, caste, gender or anything. जब हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी. इट इज़ अ फॉर्मर पोर्तुगीज़ कॉलोनी. और इसे हमने जब हम गोवा को देखते हैं तो गोवा ने बेसिकली जो पोर्तुगीज़ सिविल कोड था उसे इनहेरिट किया था. In 1867, Goa inherited the Portuguese civil code, and that is still applicable in the state even after Goa has joined India in 1961. तब as a UT था और फिर 1987 में गोवा को स्टेटहुड दिया गया. यहाँ से गोवा के पास उनका अपना सिविल कोड आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है. And now this issue of uniform civil code is in news because even recently Delhi High Court ने union government को ये कहा था that they should take some necessary steps that are needed to implement the uniform civil code. So therefore the entire topic of uniform civil code becomes important. आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं, you know this. Article 44 is about uniform civil code. Article 44, which is part of part 4 of our constitution, DPSP, it states that state shall endeavour to secure for citizen a uniform civil code throughout the territory of India. So Article 44 deals with uniform civil code. Now if we see the origin of uniform civil code, so the origin है it goes back to the colonial India. Because in 1835 even British government submitted their report and which was basically stressing that in India we need a uniformity, we need to codify the Indian laws which are related to the crime, evidence, contract, and it also recommended कि जो हमारे personal laws हैं, the personal laws of Hindus, personal laws of Muslim, that should be kept out of this codification. 1835 में बाकी सब चीज़ों को लेकर क्राइम, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब को लेकर कोडिफिकेशन की गई, यूनिफॉर्मिटी लाई गई, लेकिन जो पर्सनल लॉस थे हिंदूज और मुस्लिम्स को उनको इन कोडिफिकेशन से बाहर रखा गया. इसके बाद आपको BN राव कमेटी के बारे में भी पता होना चाहिए. BN राव कमेटी की अगर हम बात करें सो इट वाज फॉर्म्ड टू कोडिफाई हिंदू लॉ इन 1941. So there was increase in such legislation which were dealing with the personal issues. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये कमेटी सेटअप की कि हिंदू लॉज को कोडिफाई किया जाए.
So this task of Hindu Law Committee, this was to examine the question of the necessity of common Hindu laws. इस कमिटी ने फिर आगे चल के रिकमेंडेशन दी अबाउट द कोडिफाइड हिंदू लॉ, जिसमें विमेन को इक्वल राइट्स दिए गए। 1937 एक्ट में भी इसे रिव्यू किया गया, रिकमेंडेशंस आई कि जो मैरिज है, जो सक्सेशन ऑफ हिंदूज हैं, इन सबको लेकर एक सिविल कोड हमारे पास आना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रही हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। But the main thing that I want to discuss over here is what is the significance of it? Why do we need a uniform civil code? देखें, जब हमारे पास एक कॉमन कोड होगा, this basically enables uniform principles, जो कि जो भी मैटर हो, मैरिज रिलेटेड, डाइवोर्स, सक्सेशन, एनीथिंग, बी इट एनी मैटर, इन सबको लेकर हमारे पास एक कॉमन कोड है। So all such things, they can be settled on those principles. There would be a safeguard, there would be procedure that can be laid down, and the citizens are not made to struggle due to conflict and contradiction in the different personal laws, because there is only one common law. So there would be a uniform principle that will be introduced by the Uniform Civil Code. Apart from this, Uniform Civil Code will protect the vulnerable section of society, because when you have common code, you cannot, discriminate the vulnerable section. You cannot go against the vulnerable section. And it will also help when we talk about women's right, because of the socio-cultural religious traditions, there are women who are denied of some of the personal rights. And Uniform Civil Code could bring all the communities together to ensure that women are having their right to dignified life and they have control over their life as well as their body. तो women rights को लेकर भी Uniform Civil Code काफ़ी important role play कर सकता है। Also, it will be easy to administer such a huge population base of India. हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, अलग अलग सिविल कोड्स हैं, तो इट कॉजेज दिस chaos. तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे आसान हो पाएगी। एंड व्हेन द होल पॉपुलेशन विल बी फॉलोइंग द सेम लॉज, तो इससे पीस इंट्रोड्यूस होगा, जो रायट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो रिड्यूस होंगी, एक रिलीजियस हार्मनी क्रिएट होगी, एंड विल बी लिविंग पीसफुली इन आवर कंट्री। एंड when we talk about justice in case of religion based discrimination, तो वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जब हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो दे डिफरेंशिएट पीपल बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम्स दे अलाउड टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी, लेकिन अगर कोई हिंदू और क्रिश्चियन को अगर वो फॉलो करते हैं, दे आर प्रोसिक्यूटेड फॉर डूइंग सो। तो ये जो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, इट विल ब्रिंग जस्टिस टू दैट। And there will also be the removal of the unjust customs and traditions. एक रैशनल, एक यूनिफाइड पर्सनल लॉ से जो भी इविल, अनजस्ट, इरेशनल कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ में प्रेवलेंट रहते हैं, हम उन्हें इरेडिकेट कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लॉ अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग. It might have been a custom in the past, but in mature democracy, this custom cannot be justified. And lastly, it can also promote secularism. The one set of laws to govern the personal matters of all citizens, irrespective of the religion, is the cornerstone of true secularism. It would help to end the discrimination, gender discrimination based on religious ground, and ultimately it will strengthen the social fabric of our nation. So that is the significance of Uniform Civil Code. तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ये पता होना चाहिए, कौन सी कमिटीज़ बनाई गई थी ये पता होना चाहिए। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाई डू वी नीड इट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।